ये है हमारा नया बंगलो। दीदी, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद को। जब भी कोई चीज पसंद करते हैं टॉप क्लास की ही करते हैं। सब मेरी संगत का असर है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये किसकी पसंद है? हाँ, है तो तुम्हारी ही पसंद के, लेकिन जीजू रहने दीजिए। आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि शादी के बाद इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। क्यों दीदी? यस। अगर तुम दोनों भाई बहन का टांग खींचना हो गया हो तो सामान लेकर अंदर चलें। जीजू, अच्छा हुआ अपने वर्कर्स को बोलकर पहले ही सामान सेट करा दिया, वरना इतने बड़े बंगलों में सामान सजाते सजाते मेरी तो हालत ही पतली हो जाती। क्यों दीदी? सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत पतली हो जाती है छोटे। मुझे पता है तुम दोनों कमजोर इंसान हो, इसलिए मैंने वर्कर्स से सामान रखवा दिया। आहाहाहा, रहने भी दो तुम। मुझे पता है तुम कितने बड़े बाहुबली हो। उठाकर एक गिलास पानी तो तुमसे पिया नहीं जाता। बड़े आए घर सजाने वाले। हाँ। तुम दोनों आलसियों के चक्कर में रहता तो मुझे ही अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जीजू, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एक नंबर के आलसी हम नहीं, आप हैं। चुप कर। अगर तू जोरू का भाई नहीं होता ना साले, तो अभी के अभी तेरी मुर्गी मसाला बना डालता। जब देखो बहन के साथ जाके खड़ा हो जाता है, चपड़ गंजू। दीदी, छोड़ो इस आदमी को। ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ताकि खा पीकर मैं आराम से सो सकूं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं देखती हूँ कुछ। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। संजय, ये कौन बोला? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो दीदी, जीजू भागो। संजय, जल्दी दरवाजा खोलो। कोशिश कर रहा हूँ नैना, पर खुल नहीं रहा है। ए जी, कुछ कीजिए। मेरा भाई तो लट्टू के जैसा घूमने लगा है। दीदी, जीजू, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मयंक! मयंक! नैना, नैना, मुझे बचाओ। संजय! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माँ, मेरी कमर। जीजू, मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? संजय, इस घर में 100% भूत है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। हाँ जीजू, ये घर भूतिया है, भूत है यहाँ। चलो यहाँ से। कहा साले तूने? मैं अभी ओनर को कॉल करता हूँ। क्यों जी? यही बात तो मैंने भी बोली थी। ठीक तुमने सिर्फ मयंक को क्यों कहा? क्योंकि जोरू के इकलौते भाई की हर बात में वजन होता है। पॉइंट।
आई लव यू जीजू। मेरी बात का मजाक उड़ाते हो ना? एक बार इस घर से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ। हेलो हेलो प्रकाश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। हम माफी चाहते हैं प्रकाश जी, हम आपके घर में नहीं रह सकते। ये घर भूतिया है। आप हमारे डिपॉजिट के पैसे लौटा दीजिए, हमें जाना है। खबरदार संजय जी, जो आपने मेरे घर को बदनाम करने की कोशिश भी की तो मेरा घर कोई भूतिया नहीं है। अगर आपको कहीं और इससे बेहतर प्लेस मिल गई है तो आप जा सकते हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नया किराएदार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। अरे पर क्या कहा ओनर ने? उन्होंने हमारे डिपॉजिट के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जब तक उन्हें न्यू रेंटर नहीं मिल जाता वो पैसे नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चलो मान लिया चले जाते हैं, तो इतने सारे सामान को ले जाकर रखेंगे कहाँ? बात करती है। वैसे अभी मेरे पास दूसरे घर को लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते यहीं रहना होगा। अरे संजय, पर यहाँ भूत रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उसके साथ? संजय, तुम्हारा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? और इसलिए तुम उस लड़की को पाने के लिए मुझे यहाँ भूत से मरवाने के लिए लेकर आए हो? बोलो। ओ फिल्मी, नौटंकी बंद कर मेरी माँ। मेरा तो तेरे साथ कोई भी चक्कर नहीं है, माफ कर मुझे। जीजू, यार ये आप क्या बोले जा रहे हो? अरे निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम जैसे रिश्तेदार होने के बाद भी वो भूत अटैक कर गया, मतलब तुम्हारे ही खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा। दीदी ए जी, चिल्लाओ मत और ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पास इस भूत का भूत भगाने का एक जबरदस्त आइडिया है। तो बको, मतलब बताओ। मतलब बताइए। आई हेट यू बोथ। फिर भी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। इत्तेफाक से वो भी मुझे जानते हैं। बाबा भूत भगाने में माहिर हैं। मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उनके आते ही भूत भाग जाएगा और काम हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसी रही? दीदी, जीजू सठिया गए हैं। आप दोनों को मरने का शौक है तो मरिए इस भूतिया घर में भूत के हाथों। मैं तो जा रहा हूँ। जीजू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए। जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है, उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था, ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा, मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। क्या तू काला? फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू, बचाइए मुझे। संजय,
मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल, नाम है शाकाल। जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही, पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने। अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा।
आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है, पर हाँ एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे, और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी, और दूसरी बात वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी, और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था, और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया, और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया। डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है, मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा।
और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ, हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या, तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था।
फंस तो वाकई में गए हो। भाई भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।